हैं मार्को रूबियो, वो भारत के दौरे पर हैं। एक भारतीय पत्रकार ने हिम्मत दिखाते हुए कहा तो कि देखिए रेसिस्ट कमेंट्री हो रही है अमेरिका से और मार्को रूबियो समझ नहीं पाए। Racist comments coming from US. That of Well, course who made those comments? we all have seen those comments, sir. We have seen endorsement of those comments. I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि इन पत्रकार महोदय ने ये सवाल पूछने की हिम्मत तो की, लेकिन आधी हिम्मत रही और आधी नहीं हुई, क्योंकि अगर आधी और हिम्मत दिखा पाते तो कम से कम इतना कह देते कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रही है। भारत ने कमिट किया है $500 बिलियन का सामान खरीदा जाएगा अमेरिका का अगले 5 सालों में। भारत इसको क्यों मान रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हमको इंडिया से एक फ्रूट बास्केट चाहिए फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, और उसके बदले हम आपको एक अंडा देंगे। तो हमें काफ़ी फालतू चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और हमारा रुपया जिस तरह से गिर रहा है हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो रुपया हमारा और गिरेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगी और भी सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम आएंगी। कौन सी ऐसी कमजोर नस है जिस पर अमेरिका का, हमारी कमजोर नस पर उनका हाथ है, जिसकी वजह से हम उनकी बात मान रहे हैं? हमें पता नहीं भारत सरकार क्या सोच रही है कि अब ट्रेड डील करें ना करें, पूरी दुनिया को 10% टैरिफ देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस ट्रेड डील को अनाउंस करके जैसे मलेशिया बाहर निकल गया, ये भी निकल जाएंगे। 12% रुपए ने अपनी वैल्यू खो दी है US डॉलर के मुकाबले। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कारोबार कर रहा है, मैं तो भूल जाती हूँ कि किसी टूरिस्टी मकसद के लिए आप जा रहे हैं, जो कारोबार करते हैं वो लोग, जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, उनकी बड़ी बुरी हालत हो रही होगी। हालात कब तक बेहतर होंगे? क्या भारत के हम सॉवरेन होने का, आज़ाद फैसले लेने का इंतजार करेंगे या कुछ और शॉर्टकट भी है? कि आप कॉम्पिटिटिवनेस लाइए मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, और कोई आसान तरीके नहीं है। इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, डीप रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे और सॉवरेन पॉलिसी, सॉवरेन कंट्री ऐसा अपने आप को कंडक्ट करना पड़ेगा। और अगर हमने मान लिया अमेरिका जैसे ये $500 बिलियन जैसी चीज़ें अगर हमने खुदा न खास्ता कहीं से मान ली तो फिर रुपये का और स्लाइड होगा। अभी तो सिर्फ 1-1.5 साल गुजरा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी तो काफी लंबा वक्त बाकी है उनके इस टेन्योर का। तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। दर्जनों बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि उन्होंने कराई। इसके अलावा उनके बहुत ही नस्ल भेदी कई बार उनकी टिप्पणियां भी प्रकाश में आ चुकी हैं। और इस वक्त जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो भारत के दौरे पर हैं। 26 तारीख तक वो भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कलकत्ता भी गए। कोलकाता में उन्होंने वहाँ जो नन्स हैं और ख़ासकर मदर टेरेसा के इंस्टीट्यूट का दौरा किया, वो भी प्रकाश में रहा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कई महत्वपूर्ण चीज़ें उनके दौरे को लेकर यहाँ प्रकाश में आ रही हैं, उसमें मैं आज चर्चा करूँगी इस कार्यक्रम में। सबसे पहली बात, आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ मैं। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस वीडियो को आप सुनेंगे भी। इस वीडियो में एक पत्रकार, भारतीय पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताइए विदेश मंत्री जी अमेरिका के मार्को रूबियो, आपका क्या कहना है इस बारे में कि अमेरिका की तरफ से कई लोग टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक और नस्ल भेदी बातें भारत के लिए कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। There have been a lot of racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. Now this goes against the basic premise of India-US relationship. So what's your take on that? Yeah, what's your third question? On lot of comments, racist comments coming from US. That of Well, course who made those comments? we all have seen those comments, sir. We have seen endorsement of those comments. Which So- ones? So it's well known, sir. I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. तो मार्को रूबियो ने इन पत्रकार के सवाल का जवाब दिया, जिसमें वो जाहिर है पत्रकार सीधे तौर पर राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे थे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि इन पत्रकार महोदय ने ये सवाल पूछने की हिम्मत तो की, लेकिन आधी हिम्मत रही और आधी नहीं हुई, क्योंकि अगर आधी और हिम्मत दिखा पाते तो कम से कम इतना कह देते कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रही है कि उन्होंने भारत को नर्क का द्वार कहा, हेल होल कहा, और कहा कि बच्चा गिराने के लिए, यानी बच्चा पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं जो भारत के लोग हैं। तो ये तमाम, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए मार्को रूबियो, कहने लगे बेवकूफ़ लोग तो हर जगह होते हैं, भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और सब जगह होते हैं।
बाद में उन्होंने इसको लेकर सफाई भी दी जब ताजमहल देखने के लिए गए मार्को रूबियो, और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत प्यार करते हैं भारत से, और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे यहाँ इस दौरे पर क्यों भेजते। तो एक तरफ आप इस तरह की बातें देखें, दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है, यानी ये तो बात रही जिसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं, जिनके बारे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो माहौल बनाया जाता है, लेकिन जो असली मवाद है, जो असली कंटेंट है, वो इस खबर में है। ये एक ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन पर, खुद मार्को रूबियो ने इसको ट्वीट किया है और कहा है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं भारत को, और उन्होंने और साथ ही अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने तमाम कोशिशें की, और उसके बाद जो उनका महान काम है उसकी वजह से भारत ने कमिट किया है $500 बिलियन का सामान खरीदा जाएगा अमेरिका का अगले 5 सालों में, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन तीनों विभागों में। तो $500 बिलियन, आप सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का ये एक बड़ा हिस्सा है। $500 बिलियन 5 साल में ये सामान खरीदने के लिए हमने कमिट किया है। लेकिन एक बेहतरीन आर्टिकल जो वायर में कमेंटेटर हैं उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और हम सबका ध्यान इस तरफ दिलाया है कि ये जिस डील का ये जिक्र कर रहे हैं, ये जाहिर है जो इंडिया यूएस डील के दौरान जो ट्रेड डील हुई थी उसके दौरान जिस तरह से मुआहदा हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, ये उसके एक हिस्से के तौर पर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो अमेरिका में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ की जो पूरी पावर, जो शक्ति थी अमेरिकन राष्ट्रपति की, उसको गिरा दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद ये डील क्या अभी भी रहेगी? इसी तरह के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पहली बार मेरे कार्यक्रम में यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं अजय श्रीवास्तव जी, फाउंडर हैं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के, GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं आपसे, जो आपका दायरा भी नहीं है लेकिन मैं आपसे सवाल वहीं से शुरू करना चाहती हूँ, उसके बाद ट्रेड डील पर आऊँगी। ये वीडियो देखिए, बड़ा वायरल हो रहा है। एक भारतीय पत्रकार ने हिम्मत दिखाते हुए कहा तो कि देखिए रेसिस्ट कमेंट्री हो रही है अमेरिका से, और मार्को रूबियो समझ नहीं पाए, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति तो बड़ा प्यार करते हैं भारत से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका 3-4 सालों से हमें कुछ भी बोल रहा है, कई बार गलत चीज़ें बोल रहा है। कई बार उनके प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन है, जबकि हमारी उसकी आधे से भी कम है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत की तरफ से कोई जवाब दे, अगर सरकार नहीं देती है तो कोई और दे, लेकिन कोई जवाब नहीं जा रहे थे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने स्वागत योग्य एक चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। अगला सवाल आपसे, जो आपका दायरा है, जो आपका अधिकार क्षेत्र है, जिस पर सवाल पूछूंगी वो है $500 बिलियन की ये डील। ऐसे वक्त में आप देखिए कि भारत बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मैं उस पर भी आपसे सवाल पूछूंगी और ये भी पूछूंगी कि क्या अमेरिका की इजाज़त, हम कब तक उनसे आज्ञा मांगते रहेंगे कि हम किस से तेल खरीदें, किस से नहीं। लेकिन पहले मैं बात कर लेती हूँ ये $500 बिलियन की जो ये पेशकश हुई है, डील हुई है बाकायदा। इसमें आपने याद दिलाया है कि किस तरह से फरवरी के महीने में 20 फरवरी को ही, यानी जो बार्गेन ये कोलैप्स हो गया जब 20 फरवरी को जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको टर्न डाउन कर दिया। इसके बाद आप याद दिलाते हैं कि मलेशिया ने भी इसके बाद से जो अमेरिका और मलेशिया के बीच जो ट्रेड डील हुई थी उसको रद्द कर दिया। लेकिन भारत इसको क्यों मान रहा है? देखिए, तो एक कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करें तो ऐसा समझते हैं कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, और उस ट्रेड डील का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो 6 फरवरी को आया, इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करके समझें तो ऐसा है कि जैसे अमेरिका कह रहा है कि हमको इंडिया से एक फ्रूट बास्केट चाहिए फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, और उसके बदले हम आपको एक अंडा देंगे। तो हम कह रहे हैं कि भाई फ्रूट बास्केट में तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत महंगी है, आप केवल एक अंडा दे रहे हैं, कैसे चलेगा। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने हमें समझा कर या प्रेशर डाल के मान लिया कि आप हमसे अंडा लीजिए, उसके बदले हमें पूरी फ्रूट बास्केट दीजिए। हमने कहा कि चलो ठीक है, नेगोशिएट करते हैं कौन कौन से फ्रूट्स रहेंगे। लेकिन इस बीच उनका वो अंडा फूट गया, तो अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात उनको पता है, कि भारत को ही पता है, पूरी दुनिया ने देखा है, ये बात देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो मार्को रूबियो का बयान है वो कह रहे हैं कि अंडा फूट गया, ये बात को इग्नोर करो, लेकिन जो फ्रूट बास्केट देने की आपने बात की थी भाई वो पूरी करो। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद से मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो एक टैरिफ वो लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ उसका नाम था, वो 25% से 18 करेंगे।
उसके बदले में इंडिया को 10-12 काम करने होंगे उनके। पहला काम ये कि 500 बिलियन जैसा आपने बताया वर्थ ऑफ अमेरिकन गुड्स 5 साल में हम खरीदेंगे। अब आज हम उसके आधे भी नहीं खरीदते अमेरिका से, तो हमें काफ़ी फालतू चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और हमारा रुपया जिस तरह से गिर रहा है हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो रुपया हमारा और गिरेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगी और भी सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम आएंगी। बट ये बात यही नहीं रुकती है, ट्रेड डील में और भी कहते हैं, वो कह रहे हैं हमारी डिजिटल पॉलिसी, मतलब हम फ्यूचर में कभी डिजिटल टैक्स नहीं ले सकते हैं। वो कह रहे हैं हमें काफ़ी एग्रीकल्चर आइटम अमेरिका से खरीदने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे ड्यूटी जीरो करनी पड़ेगी। उसके बदले वो हमको छोटा सा टैरिफ रिलीफ दे रहे थे, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो टैरिफ था वो खुद ही इलीगल है, इनवैलिड है, तो आप तो वो ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो उनकी तरफ का जो हमें वो कैरेट दिखा रहे थे वो तो खत्म हो गया, अंडा फूट गया उनका। तो अब वो चाहते हैं कि हम ये सब बातें इग्नोर कर दें और जैसे हम बात कर रहे थे करते रहें, हम अपनी फ्रूट बास्केट उनको दे दें, जबकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं धमकी के अलावा। तो वो धमकी दे रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जी हाँ अजय जी, बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही आपने सरल तरीके से हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जब अमेरिका का अंडा फूट गया तो अमेरिका के पास अब बचा ही क्या और क्यों हम अपने फलों की जो टोकरी है या बास्केट है वो उनको दें। ये बहुत सिंपल बात है, ये मुझे समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हज़ारों, उनको भी समझ में आ रहा है। भारत की सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। क्यों भारत की सरकार इन तमाम तकनीकी चीज़ों को समझते हुए, जब अमेरिका के विदेश मंत्री अपने डिप्लोमेट्स को शुक्रिया कह रहे हैं, हमारे पास भी तो दर्जनों की तादाद में बेहतरीन डिप्लोमेट्स हैं जो विदेश नीति को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, ट्रेड डील्स को समझते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, कौन सी ऐसी कमज़ोर नस है जिस पर अमेरिका का, हमारी कमज़ोर नस पर उनका हाथ है जिसकी वजह से हम उनकी बात मान रहे हैं? देखिए, ये सब बातें अमेरिका लगातार कर रहा, भारत की तरफ से कोई क्या मंशा है जाहिर नहीं है, हमको पता है, हमें पता नहीं भारत सरकार क्या सोच रही है। बट टू बी फेयर टू देम, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है ट्रेड डील के बारे में, स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया है। इनफैक्ट वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अब ट्रेड डील करें ना करें पूरी दुनिया को 10% टैरिफ देना है, तो ये जस्टिफाई करना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। तो भारत सरकार ने अभी तक तो नहीं किया है और मैं आशा करता हूँ कि इस ट्रेड डील को अनाउंस करके जैसे मलेशिया बाहर निकल गया, ये भी निकल जाएंगे। आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप ये कामना कर रहे हैं, देखते हैं आपकी ये कामना पूरी होती है या नहीं। अगला सवाल जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है वो है रूस और ईरान से तेल की खरीद को लेकर। ये तो आप कह रहे हैं अमेरिका का अंडा फूट गया, फिर भी हमसे हमारे फल मांग रहे हैं, हमारी बास्केट मांग रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपकी ये कामना है कि जल्द ही ये मामला सॉर्ट आउट होगा। मुझे लगता है और दूसरे जानकारों से जो मैंने बातचीत की है वो आपकी कामना से सहमत नहीं होंगे कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। कोई ना कोई वाकई ऐसी नस दबी हुई है हमारी जिसकी वजह से हमें परेशान किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। अब रूस के तेल का हम जिक्र कर लेते हैं। रूस के तेल पर पहले पाबंदी लगा दी गई कि हम नहीं खरीद सकते, हमें वेनेजुएला से ही खरीदना पड़ेगा। फिर कहा कि ये पूरा तनाव जो पश्चिम एशिया में हुआ, युद्ध का माहौल, आप 1 महीने तक तेल खरीद सकते हैं। फिर ये पता चला कि ये वेवर जो है ये ख़त्म हो गया, लेकिन भारत ने कहा हम तो वेवर से पहले, वेवर के दौरान और वेवर के बाद भी तेल खरीदते रहे। क्या अभी भी हम तेल खरीद रहे हैं? देखिए, अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें तो हमने अपने आधा जो क्रूड ऑयल है वो वेस्ट एशियन कंट्री से लिया है, जो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चोकिंग की वजह से प्रॉब्लम में है। 30% में रशिया से लिया है, जो कि यूएस हमको धमका रहा है कि वहां से मत लो, हमको टेम्परेरी ऑफर दे रहा है, टेम्परेरी रिज्यूम दे रहा है। तो 80% हमारा तेल की सप्लाई इंपोर्ट जो है वो कंटेस्टेड हो गया है। भारत जैसे देश में जहां 88 से 90% जो हम ऑयल यूज करते हैं वो इंपोर्टेड होता है, उसमें 80% इंपोर्ट अगर कंटेस्टेड हो तो हमारे लिए एनर्जी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। हमको सारे काम छोड़ के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। हम बड़ी इकनॉमी हैं, 4थे 5वें 6ठे नंबर की इकनॉमी है, 3रे की जल्दी बनने वाले हैं। हमको अमेरिका, चाइना, हर एक का प्रेशर छोड़कर अपना सॉवरेन कंट्री जैसे हम हैं वैसे बिहेव करना चाहिए और अमेरिका के सारे प्रेशर को हमको दरकिनार कर देना चाहिए। उनसे क्लियरली कहना चाहिए कि पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़, पहले उनके पास में एक ये जो मैंने कहा ना अंडा था उनके पास में, वो फूट गया है, उसके तहत वो हमारे ऊपर उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। तो वो जो 25% लगाया था जिस एक्ट में, वो एक्ट ही इनवैलिड कर दिया गया है, तो उनके पास कुछ लीगल बचा नहीं है
हमें और भी परेशान करने के लिए। टैरिफ नहीं लगा सकते हैं अभी हमारे ऊपर, और कुछ धमका सकते हैं वो, लेकिन इंडिया शुड बी रेडी टू पे द प्राइस अगर कुछ ऐसा है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, जहां हम मोर देन 88 to 90% हम इंपोर्ट करते हैं। हमको लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट रशिया से करना चाहिए और कंट्री से करना चाहिए, और अमेरिका का प्रेशर टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे आप अभी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि हमारे लिए क्यों रूस से तेल खरीदना फ़ायदेमंद है, क्यों ईरान से तेल खरीदना फ़ायदेमंद है, और क्यों वेनेजुएला का थोपा गया तेल खरीदना नुकसानदेह है। तो अगर हम पहले तो क्वालिटी की बात करें, वेनेजुएला का तेल काफ़ी स्टिकी थिक होता है, इसकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं। रशिया का या मिडिल ईस्ट का ऑयल क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है। प्लस ये हमारे लॉन्ग टर्म सप्लायर्स रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लास्ट ईयर आधा तेल हमने वेस्ट एशियन कंट्री से खरीदा है, इंक्लूडिंग ईरान से खरीदा है, और 30% रशिया से लिया है। रशिया से हम बढ़ा सकते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि आप ऑयल हमसे खरीदिए, लेकिन ये बात उन्होंने केवल हमसे नहीं कही है, ये बात उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी कही। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अगले 3 सालों में वो $750 बिलियन का एनर्जी अमेरिका से खरीदेंगे। कोरिया से लिया है, यूके से लिया है, जापान से कमिटमेंट है। उनके पास इतनी एनर्जी है नहीं, वो खुद ही नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर हैं आज के देश में। वो सोच रहे हैं कि वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, लेकिन उनके ऑयल में इतना ऑयल नहीं है, अभी 10 साल लगेंगे उसको प्रोडक्शन डबल करने में। उनका इतना ऑयल नहीं है, वो कमिटमेंट ले रहे हैं, वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। 10, 12, 15 बिलियन की बात अलग है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर ऑयल बिल 170-180 बिलियन डॉलर होता है, वहां पर प्लस के पास एडिक्वेट है नहीं। प्लस हम एक सॉवरेन कंट्री है जहां से हमें सस्ता मिलेगा। ऑयल अगर हम महंगा लेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका फर्क पड़ने वाला है। हमको तो लॉन्ग टर्म इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करना है कि हमें सस्ता मिले। तो रशिया से हमें ऑयल सस्ता मिल रहा था, हमको उसी तरह के एक्सप्लोर करने चाहिए कि हमारा 20 साल, 30 साल, 50 साल का लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट हो, और सॉवरेन कंट्री ऐसा बिहेव करना चाहिए। हमें किसी भी कंट्री, अमेरिका हो या किसी के दबाव में आके किसी भी नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं वापस आपकी कामना पे जाऊंगी कि आपकी मनोकामनाएं, पता नहीं ये कामनाएं कब पूरी होंगी कि जब वाकई हम एक आज़ाद देश की तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि देखिए, आज़ादी का मतलब तो होता है आज़ाद नीतियाँ, आज़ादी का मतलब होता है आज़ाद राजनीति, वरना भौगोलिक आज़ादी का मतलब क्या अगर हम फैसले अपने खुद नहीं ले पा रहे हैं, अगर विदेश नीति हमारी कहीं और से डिक्टेट हो रही है, तो बेहद अफसोस की बात है और थोड़ी शर्म भी आ रही है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। अब देखिए डॉलर का जो रेट है कितना बढ़ गया है भारत के मुकाबले। मुझे लगता है कोई भी फॉरेन ट्रिप के लिए, वैसे तो प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं कि ना जाइए आप विदेश यात्रा पे, लेकिन किसी को मजबूरी में जाना पड़े तो देखिए अब ये तो 100 के आसपास पहुंच रहा है। मैं बिल्कुल हैरान नहीं होंगी, आपने ही इस आर्टिकल में लिखा है कि 12% जो है वो उसका बढ़ गया है पिछले कुछ महीनों, 12 महीनों के दौरान 12% रुपए ने अपनी वैल्यू खो दी है यूएस डॉलर के मुकाबले। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कारोबार कर रहा है, मैं तो भूल जाती हूँ कि किसी टूरिस्टी मकसद के लिए आप जा रहे हैं, जो कारोबार करते हैं वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, उनकी बड़ी बुरी हालत हो रही होगी। इसके अलावा मैं तेल के दामों का आपको बताना चाहती हूँ, आपको तो मालूम ही होगा कि पिछले 2 हफ्ते में 10 दिन के दौरान ही 4 बार तेल के दाम बढ़े हैं, और 2 हफ्ते के दौरान 7.5 रुपये पर लीटर 2 हफ्ते में बढ़ चुके हैं ये दाम। और इस सब से न सिर्फ कि गाड़ी चलाना महंगा हो रहा है, फिर मैं कहूँगी प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मत चलाओ गाड़ी वगैरह, वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन आदमी को सब्जी तो खरीदनी पड़ेगी, दाल तो खरीदनी पड़ेगी, दूध तो खरीदना पड़ेगा। उस सब के लिए डीजल का जब दाम बढ़ता है तो इन तमाम चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो मुझे बताइए, मेरे लंबे सवाल का छोटा जवाब आपसे मुझे ये चाहिए कि ये हालात कब तक बेहतर होंगे? क्या भारत के हम सॉवरेन होने का, आज़ाद फैसले लेने का इंतज़ार करेंगे, या कुछ और शॉर्टकट भी है? देखिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हमको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा इंपोर्ट बिल मैसिवली बढ़ रहा है। लास्ट ईयर का हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट $775 बिलियन था। इस बार ऑयल और बाकी चीजों के दाम बढ़ने की वजह से बिल और बढ़ेगा, और चूंकि रुपया डिप्रिशिएट हुआ है तो जो इंपोर्ट बिल है डिप्रिशिएशन की वजह से ही हमारा बढ़ेगा। चाइना से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इन सब चीजों की वजह से रुपया और प्रेशर में आएगा। एक ही कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हम कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म तरीके वो ठीक नहीं। जो मीडियम टर्म तरीके हैं वही है कि आप कॉम्पिटिटिवनेस लाइए मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, और कोई आसान तरीके नहीं है। इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, डीप रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, और सॉवरेन पॉलिसी, सॉवरेन कंट्री ऐसा अपने आप को कंडक्ट करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन छोटे मोटे से 1-2 रुपए आगे पीछे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर हमने
मान लिया अमेरिका जैसे ये $500 बिलियन जैसी चीजें अगर हमने खुदा न खास्ता कहीं से मान ली तो फिर रुपये का और स्लाइड होगा। जी हाँ, अभी तो सिर्फ 1-1.5 साल गुजरा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी तो काफ़ी लंबा वक्त बाकी है उनके इस टेन्योर का। तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में भाग लेने के लिए अजय श्रीवास्तव जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।